नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे वाराणसी के महमूदगंज स्थित एएसजी हॉस्पिटल में 7 वर्षीय बच्ची की ऑपरेशन के दौरान हुई मौत की एक गंभीर घटना की असली सच्चाई के बारे में। बता दें कि वाराणसी के दालमंडी निवासी मोहम्मद रिजवान ने एएसजी हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है कि उनकी 7 वर्षीय बेटी अनाया की मौत ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश पर जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 11 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। वैसे तो इस मामले की असली सच्चाई जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। बताते चलें कि बनारस में आंखों के इतने बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पहले ही बेहोशी की दवा देते हुए बच्ची की मौत का होना कोई सामान्य घटना नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं को चिकित्सकीय विज्ञान में नकारा नहीं जा सकता है। बावजूद इसके बच्ची की मौत की खबर इन दिनों जहां एक और मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर सपा नेता और व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा बच्ची की मौत के मामले में अचानक कूद पड़े हैं। बच्ची के परिजन इस मौत के लिए सीधे तौर पर अस्पताल के डॉक्टर और उनकी टीम को जिम्मेदार मानते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। बच्ची की मौत के मामले में सीधे बात करते हैं एएसजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रत्युष रंजन से कि क्या कहना है उनका। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रत्युष रंजन हूं। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूं एएसजी सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल महमूदगंज का, और मैं उत्तर प्रदेश का एएसजी के जितने भी हॉस्पिटल हैं, प्रयागराज, कानपुर, इन सब का रीजनल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। सबसे पहली बात, एएसजी को और हमारे सारे डॉक्टर्स की टीम को बहुत दुख है कि ये ऐसी घटना हुई। इतनी छोटी बच्ची का जाना बहुत ही दुखद घटना है। हम सब डॉक्टर हमेशा मरीज को बचाने के लिए या उनको अच्छा करने के लिए ही काम करते हैं। किसी भी तरीके से डॉक्टर का कोई फायदा नहीं होता है कि जिस तरह के इल्जाम लगते हैं वो करने में, बिकॉज उससे हमारा ना फाइनेंशियल फायदा है ना रेपुटेशनल फायदा है। तो सबसे पहले तो मैं उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और भगवान उनके माँ बाप को और उनके परिवारजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें, उसकी कामना करता हूँ। अब आते हैं कि क्या हुआ था। बच्ची अनाया जो है 2023 से इस हॉस्पिटल में दिखा रही है। डॉक्टर अपेक्षा अग्रवाल जो हमारी पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो पूर्वांचल की एकमात्र पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जो बच्चों के आंख में इस तरह की चश्मे लगने की प्रॉब्लम्स, आंख का टेढ़ा होना, भेंगापन, इन सब का जो इलाज करती हैं, वो उनके केयर में थी। तो यानी कि वो बिल्कुल बेस्ट केयर में थी। 2023 से लगातार दिखा रही थी। बच्ची को हाई मायोपिया था, यानी कि -5 के ऊपर का चश्मे का नंबर था। तो इस वजह से माँ बाप थोड़ा परेशान थे। बिल्कुल सही बात है, बच्चों को चश्मा लग जाता है तो माँ बाप की चिंताएं बढ़ जाती है। तो उसलिए वो उनको अपेक्षा को दिखा रहे थे। एंड रेगुलरली इस तरह के बच्चों में 8 साल के नीचे हम डेफिनेटली 3 महीना या 6 महीना में बच्चे को देख रहे होते हैं, ताकि कुछ दिक्कत हो तो हम पहले पकड़ लें। इसी संदर्भ में जब सितंबर 2025 में हमारे पास वो आई डॉक्टर अपेक्षा को दिखाने, तो डॉक्टर अपेक्षा ने उनके पर्दे में कुछ प्रॉब्लम्स देखी। पर्दे में क्या प्रॉब्लम हो जाता है हाई मायोपिया में? हाई मायोपिया में आंख नॉर्मल से लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से पर्दा खींचने लगता है, और वो खींचने की वजह से कहीं पे क्रैक हो जाएगा, छेद हो जाएगा, और इसको हम रेटिनल डीजनरेशन, लैटिस डीजनरेशन, रेटिनल होल, इस तरह की चीजें बोलते हैं। एंड फिर इससे पर्दा उखड़ने का खतरा हो जाता है। तो जब डॉक्टर अपेक्षा ने ये देखा तो उन्होंने हमारी टीम जो रेटिना देखती है उनके पास इनको रेफर किया। एएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सारे 9 के 9 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। पूर्वांचल के एकमात्र हॉस्पिटल है जहां सारा डिपार्टमेंट है आंख का। हम सारे बीमारी को मैनेज करने में सक्षम है। तो जब हमारी रेटिना टीम ने उनको देखा तो उन्होंने पाया कि उनके पर्दे में, दोनों आंख के पर्दे में डीजनरेशन हो रहा है, और एक आंख के पर्दे में एक टीयर बना हुआ, इसको हॉर्सशू टीयर बोलते हैं। तो डॉक्टर कार्तिकेय जो वहां पर देख रहे थे उन्होंने इसके लिए बराज लेजर एडवाइस किया। बराज लेजर एक तरह का सीलिंग लेजर है, उससे हम इस तरह के छेद को सील कर देते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन आगे ना बढ़े। तो जब उन्होंने ये एडवाइस किया तो पेरेंट्स ने सेकंड ओपिनियन लेने के लिए शायद वो दिल्ली गए। अब मैं उन हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज, तो वो बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली जाके दिखाया।
वहां पर उन्होंने मना कर दिया कि लेजर की जरूरत नहीं है। वो शायद वहां पर एक दूसरे डॉक्टर को भी दिखाए जो काफी सीनियर थे, उन्होंने भी शायद मना कर दिया कि लेजर की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि 2023 से हम लोग देख रहे थे, तो वो वापस से हॉस्पिटल आए। उन्होंने डॉक्टर कार्तिकेय से डिस्कस किया कि वहां पे मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो अभी हमारा विचार है कि इसका बराज लेजर नहीं किया जाए। तो कार्तिकेय ने कहा कि बिल्कुल, आप ऐसा सही बात है, 2 डॉक्टर कह रहा है, मैं कह रहा हूं करना है, 2 डॉक्टर नहीं कह रहे हैं तो आप मत कराइए। लेकिन 60-40 मतलब 60-40 का रेशियो है। 60% चांस है कि पर्दा उखड़ सकता है और 40% चांस है कि नहीं भी लेजर कराएं तो पर्दा नहीं उखड़ेगा। अब ये रिस्क आप ले सकते हैं, आपने ओपिनियन भी ले लिया है। अब ये दुर्भाग्य ही होगा कि जिस दिन उसने ये कहा और मरीज गए, उसके 3 से 4 हफ्ते के बीच में उस बच्ची का एक आंख का पर्दा उखड़ गया। अब जब पर्दा उखड़ गया तो वो वापस हमारे पास आए, लेकिन वो आने में ही मुझे लगता है कि 2-3 दिन का डिले हुआ। और छोटे बच्चों में जब पर्दा उखड़ता है तो काफी तेजी से सूजन हो जाता है, उसको पीवीआर बोलते हैं। तो वो जब आए तो बहुत रिएक्शन था। पर्दा जो है आंख के पीछे वाले हिस्से में होता है, तो और उसके बीच में जो आंख का गाढ़ा पानी भरा होता है, वो सूजन की वजह से हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो इतना सूजन होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। तो जब हमारे पास आई बच्ची तो इतना सूजन था कि हम उसको देख नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा कि कुछ दवाई शुरू होगी, सूजन घटेगा और फिर हम 5वें दिन सर्जरी करेंगे। तो 5वें दिन जब वो आए, तो या जिस दिन दवाई शुरू हुई उसी दिन डॉक्टर कार्तिकेय ने बता दिया कि उनको ऑपरेशन जो है, क्योंकि रेटिना में भी हमारे पास 6 लोगों की टीम है और हर डॉक्टर अलग अलग चीजों के स्पेशलिस्ट है। जैसे डॉक्टर कार्तिकेय जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि शुगर की वजह से जो पर्दे में समस्याएं होती है, पर्दा उखड़ता है, उस चीज के स्पेशलिस्ट हैं। और डॉक्टर पारस जो हमारे कंसल्टेंट हैं, वो छोटे बच्चों के इस तरह के सर्जरीज के लिए स्पेशलिस्ट है। तो डॉक्टर कार्तिकेय ने कहा कि डॉक्टर पारस जो है एक बेटर सर्जन होंगे इनको ऑपरेट करने के लिए, तो डॉक्टर पारस उनको ऑपरेट करेंगे, ऐसा उनको बता दिया गया। और डॉक्टर संदेश जो कि पिछले 8 साल से एएसडी से जुड़े हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं। मैं खुद एक कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव एंड ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हूं, तो मेरे पास नवजात बच्चे आते हैं मोतियाबिंद के साथ, ग्लोकोमा के साथ। अभी कुछ दिन पहले ही एक 5 महीने के बच्चे का मैंने ऑपरेशन किया, 6.5 किलो वजन था उसका। डॉक्टर संदेश ने उसको एनेस्थीसिया दिया। तो इस तरह के सर्जरीज तो हम रेगुलरली कर रहे होते हैं, डॉक्टर संदेश ही हैंडल कर रहे होते हैं। ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट एनेस्थेटिस्ट। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जब ये सर्जरी के दिन आए, सारा जांच हुआ और सर्जरी में ले गए, तब तक सब कुछ ठीक था। सर्जरी में रफली 1 से 1.5 घंटा लगता है, लेकिन अब ये भी कहना हर सर्जरी के पहले थोड़ा अनरियलिस्टिक है कि हम बोल दें कि 1 घंटे में हो जाएगा या 15 मिनट में हो जाएगा। कई बार जब आप जाते हैं तो सर्जरी लंबी भी हो जाती है। तो इस सर्जरी में थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा समय लगा क्योंकि सूजन ज्यादा थी और सर्जरी अपने हिसाब से ठीक चल रही थी। उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी है हमने पुलिस को दे दिया है। वो सर्जरी जब खत्म हो रही थी तभी डॉक्टर संदेश ने नोटिस किया कि बच्चे का हार्ट रेट तेज हो रहा है। तो उन्होंने उसके लिए कुछ दवाइयां शुरू करी एंड उसको मैनेज करने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसके लिए तो वो इक्विप्ड ही है। उतना तो सामान ओटी में होता ही है कि आप इस तरह का प्रॉब्लम्स हो तो आप हैंडल कर लें। तो जब वो हार्ट रेट तेज हो रहा था तब उन्होंने कुछ दवाइयां शुरू करी, लेकिन जब उनको देखा, उनको लगा कि ये नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा उन दवाइयों से, तो उन्होंने डॉक्टर पारस को कहा कि आप प्लीज दूसरे आंख में जो लेजर होना है उसको नहीं करिए और सिर्फ इस आंख को जल्दी से बंद करिए, बिकॉज हमको ये कॉम्प्लिकेशंस जैसा लग रहा है एनेस्थीसिया की दवाइयों का, तो हम इस बच्चे को जल्दी से कहीं पे पीडियाट्रिक आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। तो फटाफट हमने सर्जरी खत्म करी और इस बीच में हम बात करना शुरू किया कि कहाँ पे नियरेस्ट पीडियाट्रिक आईसीयू है। हम रेगुलरली बगल अगल के हॉस्पिटल्स में, बच्चों के हॉस्पिटल्स में जाते हैं ताकि ये नवजात बच्चों में जो पर्दे की कमी हो जाती है उसको जांच करने के लिए, आरओपी बोलते हैं। हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमारे उस तरह के संपर्क रहते हैं। हमने सब जगह बात किया तो पहले लगा कि आशीर्वाद हॉस्पिटल जाना है, लेकिन जब वहां बात किया तो पता चला कि वहां पीडियाट्रिक आईसीयू नहीं है, वहां नियोनेटल आईसीयू है। नियोनेटल आईसीयू मतलब 1 साल से छोटे बच्चों की। इस बच्ची की उम्र 8 साल थी, तो वहां पर नहीं हो सकता था। फिर दूसरा जो था हमारे नजदीक में एक पॉपुलर हॉस्पिटल में था और एक मैट केयर हॉस्पिटल में। अब मैट केयर के डॉक्टर्स क्योंकि हम जा रहे होते हैं तो हमें पता है कि वो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छा मैनेज करते हैं, और वो हमारे यहाँ से करीब 600-700 मीटर दूर थे। क्योंकि इसमें टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर बच्चे का हार्ट रेट बढ़ रहा है और साथ में उसका सैचुरेशन गिर रहा है, सैचुरेशन गिरना मतलब लंग्स जो है ढंग से ऑक्सीजन को अपटेक नहीं कर पा रहा है,
तो हमको फट से यहाँ से शिफ्ट किया उनको, एंड उस बच्चे को लेके हम मैटकेयर हॉस्पिटल गए। तो हमारी टीम यहाँ से गई, वहां पे एडमिट कराया। मैं खुद, उस दिन मंगलवार का दिन था, मेरा ओपीडी का दिन था, लेकिन मैंने सब काम बंद करके उसके लिए पूरा कोऑर्डिनेशन किया। वहां के डॉक्टरों से बात करी कि आप इनको बेस्ट केयर करिए, जो भी जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इमरजेंसी में बहुत सारे हॉस्पिटल लेने को मना करते हैं, वो हायर सेंटर भेजना चाहते हैं, बिकॉज कई बार आप ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर जानबूझ के नहीं फंसना चाहते कि जिसमें रिस्क ज्यादा हो। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने लिया, और करीब 1-1.5 घंटे के बाद मैं कंटिन्यूस फोन पर था। जैसे ही यहाँ पर मेरे पेशेंट्स खत्म हुए तो मैं खुद वहां गया, और अपने साथ मैंने डॉक्टर पारस और डॉक्टर संदेश, जो सर्जन और एनेस्थेटिस्ट थे इस बच्चे के, उनके साथ गए, और हमने वहां पर देखा। वहां डॉक्टर विनीत जो उनको हैंडल कर रहे थे, काफी रेप्यूटेड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं, आईसीयू मैनेज करते हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि सर ये इनका सैचुरेशन अब 90% से ऊपर है, और आपके आने के पहले बच्ची ने माँ से बात भी करी है। बच्ची ऑब्वियसली, हमने यहाँ पर उनका ट्यूब नहीं निकाला था जो बेहोशी के दौरान गले में डाल देते हैं, क्योंकि सैचुरेशन घट रहा था, फिर ट्यूब निकालो फिर ट्यूब डालो, ये समय लूज करने का प्रोसेस हो सकता था। तो इसीलिए हम जब वहां गए तो उनका कहना था कि अभी बच्ची पिछला 1-1.5 घंटे में इंप्रूव हुई है। उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा था। वेंटिलेटर एक मशीन होती है जो आपके लंग्स और हार्ट के काम को मशीन कर रहा होता है, तो उस पर वो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही थी। बच्ची ने माँ से बात भी करी थी, बच्ची का हार्ट रेट भी कुछ कम हो गया था जब गई थी तब से। तो हम काफी रिलीफ हुए कि चलिए ये अच्छा रिस्पॉन्ड है। तो डॉक्टर, वहां के भी डॉक्टर्स का कहना था कि आप चिंता नहीं करें, मेरे ख्याल से ये सुधर जाएगा, लेकिन ये रात थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बाहर आके मरीज के माता पिता से मिला, और भी उनके रिश्तेदार थे, ऑब्वियसली बहुत परेशान थे, दुखी थे। अचानक से एक चलती फिरती बच्ची अगर इस सिचुएशन में हो तो कोई भी परेशान होगा। मैं भी एक बच्ची का पिता हूं, तो मैं ये दुख समझ सकता हूं। तो लेकिन मैंने उनको बताया कि इसमें अभी मुझे डॉक्टर ने ये बताया है, ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्ची एनेस्थीसिया की दवाई से उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं की जैसे दूसरे बच्चे करते हैं। अब ये बहुत सारी चीजें हम सर्जरी के पहले नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कौन किस तरह से दवाई से रिस्पॉन्ड करेगा। एंड ये, अब जैसा मैं बहुत सारे जो मैं खबरें सुनता हूं या देख रहा हूं कि लोग कहते हैं डॉक्टर ने लापरवाही की। डॉक्टर क्यों लापरवाही करेगा? छोटे बच्चों में जब बेहोशी होता है, वो तो ऐसा सिचुएशन है जैसे आप मानिए कि अंधेरी रात में बारिश हो रहा है, आपको गाड़ी चलाना है। अब ऐसे सिचुएशन में आप लापरवाही करोगे या जरूरत से ज्यादा सतर्क रहोगे? डॉक्टर साहब, जो परिजन हैं उनका सीधे सीधे ये आरोप है कि एनेस्थीसिया की वजह से बच्ची की जान गई है। मैं इस पर बिल्कुल ही उनसे मेरी रेगुलरली बात होती है, वो ये बात कहते हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, उनका यही कहना है। लेकिन मैं उनको बार बार आश्वस्त कर रहा हूं, मैं खुद उनको कह रहा हूं कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हम क्यों करेंगे? अगर एक तो बेहोशी वैसे ही खतरे वाली बात है, और उस पर से छोटे बच्चा जिसमें ये खतरा और बढ़ जाता है। अगर आप जो भी स्टडीज देखेंगे, एडल्ट को बेहोश करना कंपैरेटिवली आसान है, कॉम्प्लिकेशन फ्री है, देन बच्चों को, 1 साल के छोटे बच्चों को और खतरनाक है। तो ऐसे स्थिति में हम लापरवाही क्यों करेंगे? दो ही बात हो सकती है कि आपका डॉक्टर कॉम्पिटेंट नहीं है या आप लापरवाह हैं। कॉम्पिटेंसी का बात इसलिए नहीं है कि बिकॉज डॉक्टर संदेश पिछले 8 सालों से हमारे साथ हैं। मैं रेगुलरली छोटे बच्चों का, 1 साल से छोटे बच्चों का, 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ऐसे बच्चों को ऑपरेशन कर रहा हूं। डॉक्टर संदेशी देखते हैं। सबसे ज्यादा खतरा तो उसी में होता है, सबसे 1 साल के छोटे बच्चों को तो डॉक्टर संदेशी देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके कॉम्पिटेंसी में कुछ समस्या है। लापरवाही का जहां तक बात है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल, इतना रिप्यूटेड हॉस्पिटल जिसके पूरे देश में 180 ब्रांचेस हैं, जो अपने क्वालिटी सर्विस के लिए जाना जाता है, हम सब एम्स के पढ़े लोग हैं, हम क्यों लापरवाही से किसी की बच्ची की जान लेना करेंगे? ना हम जानबूझ के कर सकते, ना हम अनजाने में कर सकते। डॉक्टर साहब, बच्चे की मौत की जो मेन वजह क्या थी? बच्चे की मौत की मेन वजह है कि जब उसका जो टेकिकार्डिया हो रहा था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, बिकॉज हार्ट जो है उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था जैसे बेहोशी की दवाइयां करती हैं, और उसकी वजह से वो जरूरत से ज्यादा पंप कर रहा था। तो टैकीकार्डिया का मतलब ये होता है कि नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 70 के बीच में होता है, अगर ये 100 के ऊपर होने लगे तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजों से टैकीकार्डिया हो जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में भी अगर आप ज्यादा चाय कॉफी पिएंगे तो भी टैकीकार्डिया हो जाता है। कई बार एनेस्थीसिया की दवाइयों से टैकीकार्डिया हो जाता है। और ये सब हम
ओटी में रेगुलरली हो रहा होता है, तो हम उनको दवाइयों से कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन इस बच्ची में वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो जब अगर हार्ट बहुत तेज पंप करेगा, तो हार्ट पंप करता है तो क्या होता है, हार्ट पंप किया, वो खून लंग्स में गया, लंग्स का काम है वहां से ऑक्सीजन हवा के माध्यम से लेना और जो आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करना। तो अगर बहुत तेज हार्ट पंप करेगा तो लंग में ये जो परफ्यूजन बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, ये ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से सैचुरेशन गिरेगा। तो सैचुरेशन गिरेगा तो हर जगह ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो बेसिकली ये इसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। अगर ये ढंग से, अगर ये बहुत समय तक रहा तो आप एक कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में चले जाएंगे, जहां आपका ब्रेन और बाकी अंग भी प्रभावित होने लगेंगे। एंड ब्रेन ही सारा हार्ट और लंग्स का फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन में अगर कुछ किसी को लकवा हो जाता है कई बार, तो वो उसके कुछ हाथ पैर नहीं चलते हैं। कई बार उस जगह पे हो जाता है जहां हार्ट कंट्रोल होता है, तो हार्ट नहीं चलेगा। अगर हार्ट नहीं चलेगा तो फिर कैसे काम होगा। तो उसके जो मौत की वजह है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट है। उसका कारण है प्रोबेबली एनेस्थीसिया के दवाइयों का कॉम्प्लिकेशन। मैं वापस से एक बात कहना चाहता हूं, कॉम्प्लिकेशन और नेग्लिजेंस दो अलग बातें हैं। कॉम्प्लिकेशन एक नॉन मेडिकल कंडीशन है। आपको कोरोना का वैक्सीन लगेगा, कुछ लोगों का उससे सुधार हो जाएगा, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। आप कोई भी सर्जरी कराने जाते हैं उसमें नॉन कॉम्प्लिकेशंस रहता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन है तो कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उसी तरीके से एनेस्थीसिया की दवाइयों का कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए हम सर्जरी के पहले कंसेंट लेते हैं, पेशेंट्स को बताते हैं। अब जैसे इस बच्ची के केस में हमने जो ये कंसेंट लिया था बेहोशी का, उसमें उनके पिताजी ने साइन नहीं किया, क्योंकि उनको जब ये पढ़ा उन्होंने कि इसमें जान भी जा सकती है, तो उन्होंने नहीं किया। उनकी माताजी ने किया, उनकी माताजी ने लेकिन फिर ये कहा कि नहीं आप करिए, कोई बात नहीं, वो डर रहा है। तो ये खतरा तो माता पिता को पता था कि ये इस हद तक बात जाती है बेहोशी में। और कोई डॉक्टर ये क्यों चाहेगा, मतलब हम कोई जल्लाद थोड़ी हैं या कसाई थोड़ी हैं जिस तरह के एडजेक्टिव से हमें नवाजा जा रहा है। मुझे खुद यहाँ काम करते हुए 8 साल हो गया, इस हॉस्पिटल को यहाँ रहते हुए 10 साल हो गया। हम करीब 2 लाख से ऊपर मरीजों को देख चुके हैं और हमारे बारे में इस तरह की कोई शिकायत आज तक नहीं है। तो अचानक कोई भी रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनता है, इतने सालों के काम करने से ही कोई रेपुटेशन बनता है। और एक गलती से इस तरीके से उसको ढाया भी नहीं जा सकता है। और एक तरफा बात सुने बिना जो पत्रकार बंधु ये कर रहे हैं, उचित समय पर उन पर भी हम लीगल एक्शंस जरूर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं वीडियोस जिसमें बहुत ही एक तरफा बात करी गई है। पत्रकार का धर्म है कि दोनों तरफ का बैलेंस्ड व्यू देना। मैं बिल्कुल क्लाउन टाइम्स की टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो पहले हैं जिन्होंने आके कहा कि आपका पक्ष क्या है, नहीं तो अभी तक हमारा पक्ष किसी ने नहीं सुना। और हम सही में बहुत दुखी हैं उस बच्ची के जाने से, इसीलिए हम जाकर इसको तू मैं या अखाड़ा नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए हम कहीं कुछ बात नहीं कर रहे थे। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारी बात भी सुनी। थैंक यू। इसी कड़ी में सुनिए क्या कह रहे हैं वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। अनाया रिजवान की बच्ची है। ये आंख के ऑपरेशन के लिए ये SJ हॉस्पिटल गई थी, प्रत्युष रंजन जी के अंडर में। ये वहाँ भर्ती हुई। इसके बाद इसको खाली पेट उन्होंने बैठाया रहा। सुबह की गई बच्ची को शायद 5-6 बजे शाम को ये अंदर लेके गए और अंदर ले जाने के बाद ये उसका क्या किया, 8-10 घंटा तक ये ओटी में रख के, ओटी में रखने के बाद ये बड़ी मुश्किल से बच्चे को मिलने दिए माँ से और 1 सेकंड में फिर बाहर कर दिए। और थोड़ी देर में ही उन्होंने कहा कि बच्चा एकदम ठीक है, आप परेशान मत होइए। और गोदी में लेके ये बच्चे को लेके भागे और पहले बोले आशीर्वाद जा रहा हूँ, फिर बोले पॉपुलर जा रहा हूँ, फिर बोले कि मैं अब मेड केयर में जा रहा हूँ। मेड केयर में पहुँच के भी इन्होंने नहीं बताया। फिर ये लोग किसी तरह पहुँचे तो मेड केयर वालों ने कहा 20,000 तत्काल जमा करो और लिख के दो कि बच्चे की हालत सीरियस है। तो उसने माँ ने पैसा जमा किया और जमा करके उन्होंने वहाँ इलाज चालू किया, जिसके बाद बच्चा रात भर में गुजर गया। और जबकि आज तक ये सुना नहीं गया है कि आँख के ऑपरेशन में भी किसी की मौत होती है। और इनकी जो पूरी टीम थी लगातार वो झूठ सच कर रही थी और फिर ये भी कह रही थी कि यहाँ पे CCTV कैमरा अंदर खराब है। फिर उस कैमरे के मैकेनिक जो उस अस्पताल का था उसको बुलवाया गया, तो उन्होंने चौकी इंचार्ज के सामने कहा कि नहीं कैमरे सही हैं, ये गलत बोल रहे हैं।
और बच्चे की माँ के पास सीसी फुटेज भी है, कई ठो उसके ऑडियो भी है, फोटो भी है। इसके बाद ये लोग 18 तारीख को गए एप्लीकेशन दिए, जिसकी एफआईआर आज तक नहीं हुई। और आज सुबह 12 बजे व्यापार मंडल का धरना था, पर रात को डीसीपी साहब और एसीपी साहब ने फोन करके कहा कि इनके डीएम साहब ने जांच नियुक्त कर दी है, कमेटी बना दी है, तो जल्द से जल्द कमेटी निर्णय करेगी, इनका एफआईआर भी होगा और जितने लोग दोषी पाए जाएंगे, जैसा कि मुझे पता लगा 10-12 लोगों की टीम इसमें गलत काम की है, डॉक्टर पारस से ऐसे करके कई हैं, तो उन सबको खिलाफ एफआईआर लिखा जाएगा। तो इस बात पर सहयोग हो रहा है पूरा, तो धरने को खत्म किया गया। एएसजी हॉस्पिटल में शुरू में बच्चे के घर वालों ने 90,000 जमा किया और इसके बाद इन्होंने आज तक उनको न तो डिस्चार्ज पेपर दिया और न ही कोई कागज दिया, और बिना उसके ये लेके पेशेंट को घूमते रहे। इसमें पूरी तरह से दोषी अस्पताल के सारे लोग हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये प्राइवेट के नाम पर जो इन्होंने मौत का खंडहर बनाया हुआ है और लोगों के इलाज में जिस तरह से ये लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, और हमेशा पैसा पहले जमा कराना और ये लिखवा लेना कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, कुछ भी होगा, ये सारी चीजों पर नजर रखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, बनारस के डीएम साहब से, सीएमओ साहब से, कमिश्नर साहब से ये अनुरोध करता हूं कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द गठित टीम की कार्रवाई कराकर उचित कार्रवाई कर इनके परिवार को देखा जाए। कुल मिलाकर कोई भी चिकित्सक अपने अस्पताल में किसी भी मरीज के लिए इलाज के दौरान 1% भी चिकित्सा की लापरवाही करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसे में एएसजी जैसे इतने बड़े आंकों के हॉस्पिटल में बच्ची के ऑपरेशन से पहले ही बेहोशी की प्रक्रिया के दौरान हुई मौत के लिए बिना जांच प्रक्रिया पूरी होने से पहले सीधे तौर पर इस घटना को चिकित्सकीय लापरवाही के लिए दोषी मानते हुए एफआईआर कराना जल्दबाजी होगी। लिहाजा अब देखना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला प्रशासन बच्ची की मौत के मामले में क्या कदम उठाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स की खबरों को यूट्यूब चैनल पर आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।